हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी फेज थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन। अब आपकी जो 1 फरवरी को जो एग्जाम कंडक्ट हुई है, दोनों शिफ्ट, उनके सभी क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो भी आगे की एग्जाम होने वाली है उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका फेज थर्ड हो चाहे आगे फर्दर जो भी फेज आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, उनमें से जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, एक आयताकार एक खेत है। अब इस खेत के अंदर क्या है कि एक रास्ता बनाया गया है, इसके चारों तरफ ये वाला रास्ता है, अंदर की तरफ है। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। पहले आपको कुछ साइड्स दी हुई है, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है 37, इसकी जो लंबाई है ये 37 दी है, और इसकी जो ये चौड़ाई है ये खेत की ये आपको 30 दी हुई है। अब यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मान लूँ, मीटर मान लूँ, उस हिसाब से आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। तो आपको ये W, इसकी जो विड्थ है यानी जो रास्ते की चौड़ाई है ये आपको निकालनी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला। अभी हमने कुछ डिस्कस भी किया था, यदि आपने वो शॉर्ट्स वीडियो देखी है तो उनमें हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास, जब अंदर की तरफ रास्ता हो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा L+B - 2W × 2W। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पे जब रास्ता है जो अंदर की तरफ है तो -2W हो जाएगा। जब रास्ता है बाहर की तरफ हो, यदि यहाँ बाहर की तरफ होता, जो साइड दी हुई है इनके बाहर की तरफ रास्ता होता, तो बस क्या चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये -2W की जगह +2W आ जाता। क्लियर ये बात? तो ये दूसरा केस हो गया आपका। और एक और केस होता है जब इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके बीचों बीच रास्ता हो ऐसे, तो उसको, उस केस में जो आपका फॉर्मूला क्या होगा, उसको भी ये चैनल पर वीडियो डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि उस केस में रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। फर्दर एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देख लेना आप। तो रास्ते का क्षेत्रफल ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में रास्ते का क्षेत्रफल भी दिया था, ये रास्ते का क्षेत्रफल आपको 570 दिया है, तो आपसे ये W पूछ रहा है। तो देखिए रखिए यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दी हुई है आपको। L+B, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू बन रही है 67 - 2W × 2W। अब देखिए, या तो आप क्या है कि ऑप्शन के थ्रू जाइए, तो ऑप्शन के थ्रू आपसे आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन में आपको किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, देखो यहाँ पे 570 चाहिए, कहीं ना कहीं 67 से मैं, अगर मैं W की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 5 एज्यूम करूँ तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 बन रहा है। 67 में से 10 माइनस करूँगा तो 57 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से 57 बन रहा है, और यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 बन रहा है। ठीक है, तो मतलब W बराबर 5 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली वैल्यू। तो W बराबर यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5। अब जो भी मीटर में दिया है तो ये मीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू पुट करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फैक्टर बनेंगे, उसको सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक को। लेकिन उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, करना है आपको कि W की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कीजिए। यहाँ पे सीधा भी दिख रहा है कि W की वैल्यू यदि मैं 5 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ जाता है 570। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया है? आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 120 के आपको इवन और ऑड फैक्टर निकालने हैं। 120 है, इसके आपको इवन फैक्टर यानी सम और ऑड फैक्टर। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं, किसी भी कोई भी आपको नंबर दिया होता है उसके, और एक होता है इवन फैक्टर ऑड फैक्टर, दोनों को निकालना है। तो सबसे पहले समझिए इसको कैसे करेंगे। तो 120 को पहले तो स्प्लिट कीजिए, किस किस से मिलके बनाए। 120 को मैंने थोड़ी देर के लिए लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 24 × 5। 24 × 5 का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 3, 8 बन गया, 24 बन गया, अरे 5 बन गया। ठीक है, तो इसको बेसिकली मैंने क्या लिख दिया, 120 को लिख दिया 2 की पावर 3 × 3 × 5। ठीक है, ये आपका हो गया 120। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की मैं बात करूँ तो टोटल नंबर फैक्टर होता है आपकी पावर 3 है, 3 + 1, पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 पावर है, 1 + 1, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। यदि यहाँ पे पावर 2 होती तो मैं क्या लिख देता, 2 + 1। ठीक, यहाँ पे पावर 3 है, 3 + 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन रहे हैं, ये 4, 4 × 2 8, 8 दूनी 16, तो 16 तो है आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन आपको इवन और ऑड निकालने हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं ऑड फैक्टर निकाल लेता हूँ। ऑड फैक्टर यदि मेरे पास आ जाते हैं तो टोटल फैक्टर मेरे पास है ही, तो टोटल में से ऑड माइनस कर दूंगा तो इवन फैक्टर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऑड फैक्टर निकालूंगा। ऑड का मतलब क्या हो गया कि जो भी विषम संख्याएं हैं, यहाँ पे 5 है और 3 है, इन दोनों को कंसिडर कीजिए। 3 की पावर 1,
यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1। अब देखिए समझिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे पावर कितनी होती, 3 की पावर 2 होती, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 2 + 1, और 5 की पावर 3 या 4 कुछ भी होती, उसको +1 करके मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो ये आपके पास ऑड फैक्टर आ गए। तो ऑड फैक्टर कितने आ गए आपके पास, 4, 2 × 2 4 बन गया। 4 आपके पास ऑड फैक्टर आ गए। तो इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, 16 है टोटल, 4 है ऑड, तो इवन हो जाएंगे आपके पास 12, 12 आपके इवन फैक्टर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इवन और ऑड और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये सभी निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप उस हिसाब से आंसर लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर है बात। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, आपको दिया है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी किसी काम को कर सकता है आपके 12 दिन में, और सी किसी काम को कर सकता है 14 दिन में। तो यदि तीनों एक साथ मिलके काम करें, ए + बी + सी, तो ये आपको निकालना है कि ये कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी वैल्यूज दी हुई है इनका एलसीएम लीजिए। 12, 6, 12 और 14, इनका एलसीएम लिया तो 84 आ रहा है आपके पास एलसीएम। अब इसके बाद में इसको इससे डिवाइड करना है, 14 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करना है तो 7 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करना है तो आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया, इनको डिवाइड करने पाएंगे। ये मतलब क्या है इनका, ये आ गया आपके पास एफिशिएंसी, इनकी क्षमता ये आ गई आपके पास। तीनों की क्षमता को जोड़ दीजिए, तीनों की क्षमता यदि मैंने जोड़ी थी, ये 20 और 7 27, तो 84/27 ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक। अब समझिए आगे, इसको थोड़ा और यदि कट रहा है तो इसको काट लीजिए। देखो यहाँ से 9 बार कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 2, ठीक है, 2 बार, 2 बचेगा आपके पास 8 बार, ठीक है, इतनी बार कट गया। अब आगे देखिए, यदि मैं 28 को 9 से डिवाइड करूं तो आपके पास बन जाएगी वैल्यू 9 × 27 और 1/9, ठीक। तो इतने दिन आपके पास है चाहिए किसको, ए और बी और सी तीनों को इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड आपको आता भी होगा, और इस हिसाब से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला सवाल क्या दिया है आपको, अंडर रूट में एक वैल्यू दी हुई है 29.16। अब आगे देखिए आगे क्या दी हुई वैल्यू आपको 0.2916, आगे फिर वैल्यू दी हुई है आपको 0.002916, और इसी तरीके से फर्दर आपको एक और वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 0.00002916, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, यही वैल्यू आपको आगे बढ़ाते हुए लिखी है। तो समझिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अंडर रूट 2916 का आपको एलसीएम, आपको इसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा, अब देखिए कहीं ना कहीं 25 का देखिए, 50 का देखिए, आप 50 की वैल्यू क्या होती है, 50 का मैं चलूँ, 50 का आपके पास होता है 2500, ठीक। 50 का हमने देख लिया 2500, इसके बाद हम 55 का देख लीजिए, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर होता है आपके पास 3025, 55 का होता है 3025, ठीक। और 50 का होता है ये, तो इन दोनों के बीच में ही है ये, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, और ये इसके पास में है, तो लगभग हमें पता चल गया कि ये 54 का होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकाल लिया इतना आसानी से, कि देखो यहाँ पे ये 4 है, 4 का स्क्वायर करूँगा 6। अब ये मैंने देख के इसको वैल्यू को निकाला है। अब आपको यदि ऐसे निकालने में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको करना क्या है कि सिंपल उसका जो आपका मेथड है उससे आप इसको निकालिए, और वहाँ से भी आपका आ जाएगा। नहीं तो आपको क्वेश्चन में अभी तक जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें ऐसा पूछा गया है कि आपको डायरेक्ट, जैसे कि ये वैल्यू दी हुई है तो आपका इसका स्क्वायर रूट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, जैसे कि इसका 54 होता है। तो यदि ये क्वेश्चन में यदि आपको डायरेक्ट दिया है तो आप डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आपको दिया भी नहीं है तो भी आप आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया सोचने का कि ये इसके बीच में हो सकता है, ये इसके थोड़ा सा पास में है, तो इसलिए ये 54 का होगा, ठीक। तो ये हमें थोड़ा सोचकर हमने क्या है कि आसानी से जल्दी से इसको निकाल लिया। ये बात क्लियर। अब आगे देखो,
इतना तो समझ में आ गया कि ये 54 का होगा। 54 का होगा क्या, मतलब इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा, 2916 का ये होता है 54। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो पॉइंट के बाद मेरे पास एक संख्या आएगी, यहाँ पे 5.4 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो संख्या हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 हैं तो 2 बन जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ती हुई हैं, पहले 2 थी, फिर 4 थी, फिर 6 थी, तो इस तरीके से यहाँ एक एक संख्या इधर बढ़ती चली जाएगी जीरो के हिसाब से। तो देखो ऐसे, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसको सॉल्व करना है। 4 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा था। इसमें पहले आपको ये कंसेप्ट समझना था कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 54 का, फिर उसके बाद में इनको सिंपल ऐसे अरेंज करना था और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल एडिशन था, कुछ अलग सा इसमें था नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद अगला देखो कि क्वेश्चन दिया है आपको, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। देखो ये फादर रहा और ये सन रहा, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु का 3 गुना है, लिख दिया मैंने। और ये क्या दिया है, प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट जो एज है इनकी वो दी है, वर्तमान में, ठीक। अब आगे क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, यहाँ पे लिख दिया मैंने। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो ये जो आयु है ये 4 गुना है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो पिता की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, और ये भी प्रेजेंट है। तो समझिए, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट इधर चलूँ तो ये देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करना पड़ेगा, किस टाइप से, देखो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, और यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। तो जो नीचे डिफरेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नीचे और जो ऊपर है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर करने के लिए। देखो कैसे, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है तो मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे ऊपर 3 का है तो नीचे 3 से कर दूंगा। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इनको काट के मैं क्या लिख दूंगा, नया जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 9, और इधर बन जाएगा 3। ऊपर क्या फ्रैक्शन बन जाएगा नया, काट के मैं लिखूंगा तो 8, और यहाँ पे बन जाएगा फ्रैक्शन आपके पास 2। अब मैंने इनको काटा क्यों, क्योंकि अब जो नई वैल्यूज़ बनी है उन्हीं को मुझे कंसिडर करना है, पुरानी वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। अब देखो 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ा, 2 से 3 1 बढ़ा, मतलब दोनों में बराबर ही इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है, और यहाँ पे 5 साल, यहाँ 5 साल पहले था, ये वर्तमान है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है 5 साल का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 साल का। तो 1 यूनिट हो गया आपके पास 5 साल, आपके पास निकालना है 9 यूनिट, क्योंकि ये वर्तमान आयु है पिता की। तो 9 यूनिट हो जाएगा आपके पास 45, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो आपके पिता की जो आयु आ गई वो 45 वर्ष आ गई। यदि पुत्र की आयु पूछता तो 15 वर्ष आ जाती, दोनों का एडिशन पूछता तो 60 ईयर्स आ जाता, ठीक है। उस हिसाब से आपको दोनों निकालनी है। क्लियर है ये बात यहाँ तक। अब आगे देखो अगला सवाल, क्वेश्चन में दिया है आपको कि 2 स्फीयर हैं, 2 गोले दिए हुए हैं, जिनका क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है इनका वो दिया है 4:1 में, और इनका आपको निकालना क्या है आपको, इनके वॉल्यूम यानी आयतन का अनुपात आपको निकालना है। तो समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका रेडियस का कहीं ना कहीं स्क्वायर होता है। अब आगे कुछ टर्म आती है जैसे 4 पाई आता है, वो क्या है कि कांस्टेंट टर्म होती है, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपल क्या निकालना है कि रेडियस का इनका रेशियो क्या है। यदि आपका ये क्षेत्रफल का रेशियो ये है तो रेडियस का रेशियो हो जाएगा, आप इसका क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2:1, ठीक। 2:1 हो गया इनका रेडियस का रेशियो, तभी तो इनसे मैंने इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो ये इनका क्षेत्रफल का अनुपात है। अब रेडियस का अनुपात आपके पास आ गया, और आयतन में हम जानते हैं कि जो रेडियस की पावर 3 होती है। अब कुछ कांस्टेंट टर्म होती है जैसे 4π/3, तो उन सब चीज़ों को भूल जाना है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। जो वेरिएबल टर्म है वो आपके पास रेडियस यहाँ पे है
ये स्क्वायर हुआ था तो आयतन में क्या होता है क्यूब, तो यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 1 का क्यूब करेंगे ये तो अब भी 1 आएगा, तो अब रेशियो क्या आ जाएगा 8:1। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, समझ में आ गया जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो इसके बाद में अगला सवाल देखो कि साधारण ब्याज की किस दर से सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको फाइंड आउट करनी है। 5 वर्ष में मिश्र धन मूलधन का 8/5 हो जाएगा। जो मिश्र धन है वो 5 साल में मूलधन का मतलब ये जो ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल का 8/5 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दिया है। तो अब आपको निकालना क्या है इसमें क्वेश्चन में कि जो आपको रेट है वो कितनी होगी, समझिए यहाँ पे। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है पहली बात। अब दूसरी चीज़ क्या है कि प्रिंसिपल को यहाँ पे मैं 5 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो 5 पे ब्याज आपको मिल गया 3, और तब जाके आपके पास जो अमाउंट है जो मिश्र धन है वो बना है 8। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा, मिश्र धन का और प्रिंसिपल का, मिश्र धन का और प्रिंसिपल का, तो दोनों का डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास SI यानी ब्याज आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। तो SI मेरे पास आ गया 3, तो SI मेरे पास आ गया 3। SI होता है PRT/100, SI है 3, ठीक। P है मेरे पास यहाँ पे मैंने माना है 5, R मुझे निकालना है, टाइम आपके पास 5 दिया हुआ है 100, ठीक। अब देखो ये बन रहा है 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 उधर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो रेट आपके पास कितनी आ जाएगी 12, ठीक। तो यहाँ से आपने रेट बहुत आसानी से निकाली। बस कंसेप्ट क्या था, यहाँ से आपको इन दोनों को देख के आपको SI निकालना था, SI का सिंपल फॉर्मूला रखना था, उसमें वैल्यू पुट करनी थी, P हो गया, R हो गया, T हो गया, और रेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यूज दी हुई है उनको रखो, और आपके पास बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू पूछ रहा है वो आप निकाल लीजिए यहाँ पे। तो बहुत ही आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। और इसके बाद में देखो अगला सवाल दिया है आपको A और जो B का रेशियो है, A और B का रेशियो दिया है आपको 3:4, और आपको वैल्यू जो निकालनी है वो आपको वैल्यू निकालनी है 5A - 3B नेक्स्ट वैल्यू दी है 7A + 2B, ये आपको वैल्यू निकालनी है। ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है कि जो भी वैल्यू दी हुई है A और B को डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। या तो x मान लीजिए, इसको A को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं x से इधर और x से, तो 3x 4x, तो A की वैल्यू हो गई आपके पास 3x, B की वैल्यू हो गई 4x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और उस हिसाब से सॉल्व कीजिए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू x को ना मान के डायरेक्ट, क्योंकि ये रेशियो है अनुपात में x से x वैसे भी कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो A की जगह मैं 3 रहूँगा तो ये बन जाएगा 15, और B की जगह मैं रखूँगा 4, 15 में से 12 जाएगा तो आपके पास ऊपर वैल्यू बनेगी 3, ठीक है। नीचे देखो A की वैल्यू रखूँगा 3 तो 21, B की वैल्यू रखूँगा 4 दूनी 8, 21 और 8 29, ठीक है। तो A की लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, 3/29 आपका इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यू क्या किया मैंने, A और B की कहाँ से रख दी, A की जगह 3 रख दिया, B की जगह 4 रख दिया। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में x से x कट जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ तक, ठीक है। तो आगे देखो सवाल में, अगला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को। एक चीज़ और दी हुई यहाँ पे, ये है आपका 50। समझिए इसको, क्या दिया हुआ है कि एक मीनार है, एक व्यक्ति यहाँ इस पॉइंट से मीनार की ओर चलता है, जब उसका 30 डिग्री पे कोण है और उसके 60 डिग्री पे कोण बनता है, तब उसने कितनी दूरी चली, 50 मीटर 50 सेंटीमीटर जो भी है, इतनी दूरी उसने चली। इतनी दूरी उसने चली तो आपको जो उसका एंगल है वो 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जब 50 मीटर चलता है तो उसका जो मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की आपको ऊंचाई निकालनी है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उस हिसाब से हमने क्वेश्चन से आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब डायग्राम से आपको ये h निकालना है, ये सब कुछ आपको दिया है, तो समझिए। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री के सामने वाला कौन है, h, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये h,
ठीक है। तो अब इसके सामने ये वाली भुजा, ये पूरी, तो ये हो जाएगी आपके पास √3h। 30 डिग्री के सामने की h, तो ये पूरा 60 है, ये 60 है, 60 के सामने की हो जाएगी 3h। ठीक, 60 के सामने की है h, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी h/√3। ठीक, अब ये कैसे आया, ये क्या कर रहे हैं हम, देखिए समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये 30 होता है, ये 60 है और ये है 90। तो 30 के सामने की भुजा यदि 1 लेता हूँ तो 60 के सामने की भुजा √3 और ये इसके सामने की भुजा 2। तो ये रेशियो होता है आपके पास 1:√3:2। ये किस किस के बीच में होता है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये भुजाओं का यदि एंगल का अनुपात ये हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो, तो इनके सम्मुख जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात हो जाएगा 1√3 और 2। ये आपके अनुपात होते हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा h मानी तो ये 60 डिग्री वाली हो जाएगी √3h। ऐसे यदि 60 डिग्री वाली ये है तो इससे आ जाएगी आपकी h/√3। क्लियर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया h दोनों से कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो h√3 माइनस 1/√3, ये आपको दिया है 50। तो यहाँ से बन रहा है आपके पास 3 - 1 2/√3 बराबर 50। 2 से कट जाएगा 25 और √3 ऊपर उधर मल्टीप्लाई होगा तो 25√3। तो आपके पास जो ये मीनार की हाइट है ये आपके पास आ गई 25√3। ठीक, तो ये सिंपल सा सवाल था, बस समझना था इसको। और बाकी आप बेसिक से तो कर सकते हैं कि tan थीटा लगाओ वो लगाओ, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा उससे, और इससे आपका डायरेक्ट बन जाएगा। क्लियर है ये बात। अगला सवाल देखो कि एक आपको हेक्सागन दिया है, षटभुज। षटभुज समझिए पहले, ठीक है, इस टाइप का षटभुज है। तो इसकी क्या दी है आपको, एक भुजा दी हुई है, ये वाली भुजा। ये वाली भुजा आपको दी है 5 सेंटीमीटर, 6 नहीं दी है आपको, ये 5 सेंटीमीटर दी है। तो आपको इसका कंप्लीट का, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमेशा समझिए जो षटभुज होता है ना, ये षटभुज ये 6 आपके ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, 6 ट्रायंगल से। कैसे, देखो ऐसे, अब देखो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी भुजाएं बराबर होती है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, ये 5 5 5, ठीक है। तो ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से हम एक चीज़ सीखें कि जो षटभुज है, ये कंप्लीट जो षटभुज जो आपको बन रहा है ये आपके 6 ट्रायंगल से बनता है। और 6 ट्रायंगल कौन से, 6 समबाहु त्रिभुज हैं। 6 कौन से त्रिभुज हैं आपके, 6 समबाहु त्रिभुज हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको षटभुज दे तो उसका मतलब क्या हो गया कि 6 समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मैंने एक का होता है √3/4 a², 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे का आ गया, तो 6। अब a की वैल्यू क्या दी हुई है, 5, तो 25, 5 का स्क्वायर करूँगा। अब थोड़ा सा काट लीजिए, ये कट रहा है तो ये 2 बार और ये कट जाएगा 3 बार, तो 75√3/, इसको बस लिख दिया मैंने जो भी वैल्यू आई है, 75√3/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करने पर आगे समझ में क्या किया है हमने कि जो भी षटभुज दिया है उसको हमने क्या किया कि 6 समबाहु त्रिभुज में बराबर बांट दिया, उससे फिर एक की जो क्षेत्रफल है वो निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। अगला सवाल देखो कि दिया है x + 1/x बराबर 3, तो x³ + 1/x³। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखते ही बन जाएगा। ये वैल्यू निकालनी है तो ये होती है आपके पास 3 का क्यूब - 3 × 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 18। ये 27 - 9 करेंगे 18 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। तो अगला देखो कि 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जो प्राइम नंबर हैं उनका योग ज्ञात करना है आपको। तो 50 से पहली बात तो हमें वो निकालनी पड़ेंगी कौन कौन सी प्राइम नंबर हैं 50 से 60 के बीच में, फिर उसके बाद उन सभी को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको प्राइम नंबर के बारे में, यदि आपने वो शॉर्ट वीडियो देखी हो तो किसी भी प्राइम नंबर को निकालने का तरीका होता है आपके पास कि 6 के जितने भी मल्टीपल हैं वो देख लो, उसके एक आगे और उसके पीछे वो वाली पोजीशन चेक करनी होती है आपको, केवल पूरी पोजीशन आपको चेक नहीं करनी, तो केवल वही पोजीशन चेक करनी है। तो इसका मतलब हो जाएगा 6 यहाँ पे इसके आसपास 48 होता है, 48 से अबव चलना है क्योंकि ये है 50 से अबव देखनी है हमें, तो 48 से 54 और आपके पास दूसरी वैल्यू है 60, इन दोनों के आगे पीछे वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ से 53 बनती है, यहाँ से 55, यहाँ से बनती है 59 और यहाँ से बनती है 61, बस ये 4 पोजीशन चेक करनी है। 61 तो आगे चला गया तो ये नहीं होगा, 55 होगा नहीं क्योंकि 11 से जा रहा है, डिविजिबल हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो 53 और 59 होंगी, दोनों को ऐड कर दो आपके पास 1/2। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल था, बस सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि उनको निकालना कैसे, नहीं तो आप बाकी जो तरीका है कि एक एक नंबर से डिवाइड करके देख लो कि 51 किया फिर चेक करो उसको, 52 लिया उसको चेक करो, 53 लिया उसको चेक करो, या फिर डायरेक्ट आपको ये नंबर आप निकाल लो और फिर उस हिसाब से आगे उनको ऐड कर दो जो भी पूछा है उसमें। तो आगे देखो कि साइन A माइनस B ये आपको दिया है 1/2 और कॉस A प्लस B ये भी आपको 1/2 दिया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन A माइनस B 1/2 किस पे होता है, 1/2 होता है आपके पास 30 डिग्री पे, तो A माइनस B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये 1/2 हो जाए, तो 30 डिग्री। ऐसे ही ये 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो A प्लस B की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, तो 2A हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो 90 और 2B हो जाएगा आपके पास, दोनों को माइनस कर दो 30, तो A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45 और B की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में A पूछा है B पूछा है, उस हिसाब से देख लीजिए, आपके पास दोनों आपके पास आ गए, 45 आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है, बस समझना क्या था कि जो भी वैल्यू दी हुई है उसको इक्वेट करना था कि थीटा की कौन सी वैल्यू है, उस हिसाब से आपको निकालना था। ठीक, अगला देखिए कि एक समचतुर्भुज दिया है, रोम्बस दिया है आपको और इसके डायगोनल दिए हैं D1 और D2, ये दिया है आपको एक 8, ये दिया है 6, इसका एरिया निकाल, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू D1 इंटू D2। सिंपल आपको फॉर्मूला याद करना था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है D1 इंटू D2/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 48 डिवाइड बाई 2 तो 24। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यदि सेंटीमीटर में साइड्स दी हुई है, मीटर स्क्वायर यदि मीटर में साइड दी हुई है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आगे समझ में। अगला सवाल देखो कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें क्या है कि कौन कौन है, मुर्गी और बकरी, मुर्गी व बकरी दो है, ये दो जानवर हैं। इनमें से क्या दिया है कि जो इनके टोटल सिर हैं, सिरों की संख्या ये दी हुई है आपको 42 और जो इनके पैर हैं वो आपको दिया 138। तो आपको निकालना है कि मुर्गियों की संख्या या बकरियों की संख्या, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा हम दोनों निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो सिर तो सबका एक एक ही होगा, ये बात क्लियर है, यहाँ पे सिर सभी का एक एक होगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इससे कैलकुलेट करते हैं बाकी की वैल्यूज़। अब देखो कैसे करेंगे हम, 42 यदि सिर है, समझ रहे बातों को, यदि 42 सिर हैं तो एक बात तो समझ में कि मुर्गी के 2 पैर है, बकरी के 2 पैर है। ठीक, इसके भी 2 पैर, इसके भी 2 पैर, तो 2 पैर तो सभी के होंगे, क्लियर ये बात, 2 पैर तो सभी के होंगे। तो पहले 2 पैरों को निकाल लेते हैं, तो 42 इंटू 2 आपके पास आ गया 84। 84 को इसमें से माइनस किया मैंने, तो देखो कितनी वैल्यू बन रही है, 4 यहाँ से और यहाँ से बन रहा है 5। अब ये एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, 54 पैर आपके एक्स्ट्रा हैं। अब ये 54 पैर एक्स्ट्रा हैं, वो किसके होंगे, बकरी के ही तो होंगे। क्यों होंगे बकरी के पैर, समझो, क्योंकि मुर्गी के 2 पैर, इसके 2 पैर, इन सबके जितने भी जानवर हैं 2-2 पैर तो हमने सबके ले लिए। अब बाकी के जो जितने पैर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये वो सब पैर किसके हैं, बकरी के ही तो हैं। वो बकरी के कौन से दो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैर हैं, वही तो है ये, तो वो 2 पैर हैं एक्स्ट्रा, वो ये हैं। तो 54 एक्स्ट्रा पैर हैं बकरियों के, 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए 27, इसलिए 27 आपके पास बकरी हो गई। और मुर्गी हो जाएंगे आपके पास 42 में से 27 माइनस कर देंगे तो 15,
समझिए क्या किया है, दोबारा समझिए एक एक चीज़ को। सबसे पहले क्या करेंगे, सिरों की संख्या 42 दी हुई है, पैरों की संख्या 138 दी हुई है। तो जो ये सिरों की संख्या है, इससे हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि सभी, यदि मुर्गियाँ होती, सभी मुर्गियाँ होती तो इसके पैर कितने होते, 42 × 2 84, लेकिन पैर तो ज़्यादा है, 138 है, मतलब इसमें कुछ क्या है, आपके पास बकरियां हैं। बकरियां कितनी हैं, तो हमने ये एक्स्ट्रा पैर है वो सब निकाल लिए, 154, मतलब 54 पैर आपके एक्स्ट्रा आ रहे। अभी इसके बकरी के जो 2 पैर एक्स्ट्रा थे, 2 पैर तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, 2 पैर एक्स्ट्रा थे, वो कितने हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा कितने हैं, 54 के बराबर है, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 27 बकरियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बकरियाँ निकाल ली, तो इसको माइनस कर दिया, 42 में से 15 आपके पास मुर्गियाँ आ गई। ठीक है, 2 बार समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे चलिए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि P बराबर दिया हुआ है आपको 12,000 और आपको दिया है कि रेट 8% की दी हुई है और टाइम आपको दिया है 3 ईयर्स का, और यहाँ से निकालना है आपको SI। ये सब कुछ केस हो गया। दूसरा केस है आपको पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट है आपके पास 10%, टाइम है आपके पास 3 ईयर्स का, यहाँ से आपको निकालना है CI। ठीक है, और लास्ट में आपसे पूछा क्या है कि जो CI है और SI है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना होगा, तो पहले समझिए दोनों को निकाल लीजिए कितना कितना बन रहा है, उस हिसाब से हम CI SI जो भी बड़ा आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आपको निकालना है। अभी तो निकालने पर ही पता चलेगा कि ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या केस हो रहा है। देखो 8 का 3% की रेट से मैं निकालूंगा तो 24 हो गया, 24 को जो मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। सिंपल क्या किया मैंने, P × R × T, P × R × T वही किया है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 24 बन गया, 12 इससे डिवाइड कर दिया 100 से। तो अब देखो 12 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 144, 24 है जस्ट डबल है, तो आपके पास 288 ये बन रहा है, एक जीरो है, तो 2880 ये आपके पास वैल्यू बन गई SI की। अब इधर देख लीजिए CI की वैल्यू क्या होगी कि ये देखो 3% है, 3 साल है, 10% की रेट हो, तो आप हमने पढ़ा है कि जो CI होता है वो 3 साल के लिए 10% की रेट से होता है 33.1%, तो 33.1%। अब ये क्या है कि इफेक्टिव रेट निकाली है हमने। अब यहाँ से जैसे यहाँ से मैंने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि SI आपके पास हर साल सेम रहता है 8%, 8%, 8%, तो 24% बन गया था। ऐसे ही 10% का 3 साल के लिए मैं CI निकालता हूँ तो आपके पास बन जाएगा 33.1%। अब यहाँ से यदि मैं SI निकालता, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालता, तो 10%, 10%, 10%, उनका क्या होता, 30% होता आपके पास किसकी वैल्यू, SI की, लेकिन CI की वैल्यू हो जाएगी 33.1%। ठीक है, अब आके देखिए, अब जो आगे वैल्यू बनेगी इसको मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो CI की, वो आ जाएगी 3310। ठीक, इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई करना है इससे, तो आपके पास आ गई 3310। अब देखो इन दोनों का आपको ये CI की वैल्यू आ गई, ये आपके पास SI की, तो इसमें से इसको माइनस कर देना है आपके पास, यही आपसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ से 0, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 3, यहाँ हो जाएगा आपके पास 12, तो 2, 12 तो 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 430। तो मतलब क्या आ गया कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो 430 रुपये आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर था, एक बार दोबारा समझ लीजिए यदि समझ में नहीं आया। सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, इफेक्टिव रेट निकाली 24, 12 से मल्टीप्लाई किया 12,000 से, तो आपके पास ऐसा ही आ गया। यहाँ से इफेक्टिव रेट आ गया 33.1%, इसको डायरेक्ट प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है CI और SI का डिफरेंस निकालना है, 430 आ गया, ये आपके पास दोनों का डिफरेंस आ गया। तो हमने जितने भी इसके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी डिस्कस कर लिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आगे जितनी भी शिफ्ट होने वाली है फेज़ 3 की और फर्दर फेज़ 4 और जो भी एग्ज़ाम होंगे इसके, उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
और इनको क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। और इससे पहले भी हमने एनटीपीसी के जो पेपर सॉल्व कराए उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चन को कीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस हिसाब से आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।